लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे और SOPs पर भी अमल दरामद कर रहे होंगे। खुदारा एहतियात का दामन थामे रखिए और जरा सी भी लापरवाही ना बरता करे, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई खतरनाक फेज में दाखिल हो चुकी है। और पहले टॉपिक के बारे में आपको बताती चलूं, और अब उस महीने के हवाले से जिसे रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा जाता है। आज सऊदी अरब में पहला रोजा है और पाकिस्तान में भी काफी हद तक इम्कानात है कि कल पहला रोजा हो जाएगा। माह सयाम में आपको पता है शुरू होने को है और इस हवाले से तैयारियां भी जारी है। माहिर जो रमजान की आमद पर घर घर में खास तौर पर एहतमाम भी किया जाता है। सहर और इफ्तार के हवाले से दस्तरखान सजाए जाते हैं हर घर में, लेकिन जो डायबिटीज के मरीजों को हमेशा इस मुश्किल का सामना रहता है कि माह रमजान में क्या खाया जाए और क्या पिया जाए जिससे जिस्म में शुगर लेवल भी मेंटेन रहे और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी देखी जा सके। और खास तौर पर सहर व इफ्तार में ऐसी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए जिससे ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला अफराद को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और चीज जिसके बारे में हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि जनाब रमजान में इंसुलिन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज ज़ियाबतीस हैं डॉक्टर आतिफ मुनीर हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं माहिर ग़िज़ायात हैं मरियम अजीज है। मरियम मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आतिफ सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि जो शुगर का मर्ज है हमने देखा है कि ये फैलता जा रहा है और रमज़ान भी आ गया है, तो इसमें हम किस तरह अपनी रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम रोज़े भी रख सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। सो रमज़ान और डायबिटीज़ का जो लिंक है वो बहुत गहरा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो शुगर के मर्ज में मुब्तला है। बिल्कुल। और वो रोज़े भी रखना चाहते हैं क्योंकि ये एक मजहबी हमारा फ़र्ज़ है। सो जो ज़्यादातर लोग हैं जिनको शुगर है वो बड़ा सेफली जो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान शुरू होते ही अपने मौलिज के साथ रब्ता करके अपनी जो इंसुलिन या जो उनकी दवाइयाँ वो शुगर के ले रहे हैं उसकी डोज उस लिहाज से एडजस्ट करवा लें ताकि वो अपने रोज़े खैर वाफियत से गुजार सकें। अच्छा। क्योंकि जो डोज एडजस्टमेंट है ये बड़ी जो है ना इनफरादी होगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि रमज़ान शुरू होते ही या होने से पहले वो अपनी डोज को एडजस्ट करवा लें। प्लस ये है कि कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमें एज मौलिज थोड़ा सा जहन में रखना होगा कि ये शख्स जिसको शुगर है वो रोजे रख सकता है नहीं। जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर लोग शुगर के साथ बड़े सेफली रोजे रख सकते हैं, ताकि अपनी सेहत को खतरे में डाले बगैर हम रोजा रख लें। जी बिल्कुल। हाँ, तो मरीम मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप माहिर ग़िज़ायात हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो पेशेंट हैं शुगर के उनको कौन कौन सी जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि उनके रोजे भी अच्छे गुजर जाएं और उनकी सेहत भी खराब ना हो? जी, तो सबसे पहले तो जो रोज़े हैं उसमें उनको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए ताकि उनका जो पेट है वो ज़्यादा देर तक फुल रहे और उनकी वो जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से शूट ना करे या एकदम से हाई ना हो। तो इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना चाहिए और ज़्यादातर सहरी में जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज फ्रूट में जो है वो फ्रुक्टोज होता है तो वो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी हाई कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अंडा ले सकते हैं या चिकन या बीफ, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो प्रोटीन आपका इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको सारे दिन के लिए फुलफिलमेंट मिल सके और आपका जो है वो सेहत भी अच्छी रहे। लेकिन हमने देखा है मरियम के सहरी में अगर बात की जाए तो सहरी में ज़्यादातर पराठों अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या जो शुगर के मरीज हैं वो ये खा सकते हैं, उनके लिए मुनासिब है या इसका भी ऑल्टरनेटिव कोई हो सकता है? जी खा तो सकते हैं, हर चीज़ ही खा सकते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ जाए ना जो कि उनको ज्यादा देर तक फुलफिलमेंट दे और ज्यादा देर तक उनके अंदर वो चीज रहे। ठीक है। और ज्यादा जल्दी जो है वो डाइजेस्ट ना हो। जैसे कि हम पराठे खा रहे होते हैं तो हम लोग व्हाइट आटे के पराठे खा रहे होते हैं जो कि रिफाइंड कार्ब है, और जब रिफाइंड कार्ब आप लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी हाई हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए आप चक्की वाले आटे की तरफ जाएं, जो होल व्हीट का आटा होता है उसकी तरफ जाएं, उसके पराठे बनाएं। चोकर का जो आटा होता है उसकी आप रोटी बनाएं, उससे पराठे बना लें, लेकिन घी कम होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा कि इतना इतना घी हम पराठों के ऊपर डाल के खा रहे होते हैं, इतना घी, और वो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर आतिफ आप बताइएगा कि जब ये सहरी और इफ्तारी में, क्योंकि ऑलरेडी जो शुगर के मरीज होते हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब ये रमज़ान आता है तो क्या वो पहले अपने डॉक्टर्स के पास जाके रीस्केड्यूल करा लेते हैं कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में अब खानी है दवाई?
जी, आइडियली तो यही होना चाहिए कि रमज़ान से पहले, क्योंकि मकसद ये है कि शुगर, वो लोग जो शुगर के साथ रोज़े सेफली रख सकते हैं, जो कि मोस्ट जो हैं लोग वो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो जो रोज़े रखें तो सेफली रखें, ताकि उनकी सेहत पे कोई नेगेटिव असर ना आए। तो बेहतर तो यही होगा कि रमज़ान शुरू होने से कुछ अरसा पहले ही अपनी डोज एडजस्टमेंट अपने मॉलेज के साथ करवा लें, ताकि रोज़े में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे कि जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाएं, वो एडवाइस जो उनको उनकी डोज के बारे में शुरू में दी गई है, हो सकता है उसको रमज़ान गुजरने के कुछ दिनों बाद थोड़ा सा उसको रीएडजस्ट करना पड़े। ठीक है। तो ये वो एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट है जो साथ साथ थोड़ा बहुत चलेगी और उनको रोज़े जो है ना सेफली उनको रखवा सकते हैं। ये ठीक है। और जिन्होंने रखने हैं, जो शुगर के मरीज हैं जिन्होंने रखने हैं, लेकिन फिर भी उनको किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए कि जो उनका एक ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे, वो गिरे ना? देखिए, कुछ चीज़ें का जो रमज़ान के साथ कुछ चीज़ों का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है उन लोगों को जिनको शुगर है, वो शुगर के साथ रोज़े रख रहे हैं। मसलन शुगर बहुत हाई होने का या शुगर बहुत लो होने का, और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि रमज़ान इस बार गर्मी में आ रहा है, लंबे रोजे होंगे, गर्मी के रोजे होंगे, से कोविड-19 भी है। एग्जैक्टली। सो डिहाइड्रेशन यानी पानी और नमकियात की कमी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है कि सहरी और अफ्तारी के दरमियान पानी की जो इनटेक है उसको काफ़ी अच्छा रखा जाए। ठीक है। दूसरा ये कि अपनी शुगर लेवल जितनी वो रूटीन में चेक करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेकिंग रखें रमज़ान में, ताकि अपनी सेहत के हिसाब से वो उसको एक ख़ास लेवल पे मेंटेन कर सकें और बहुत हाई या बहुत लो शुगर को वक्त पर जो है ना वो उसको रिकग्नाइज कर सकें। तो शुगर चेकिंग पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। अपनी डोज एडजस्टमेंट जैसे हमने जिक्र किया मॉलिज के मुताबिक, पानी का इस्तेमाल अफ्तारी और सहरी के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि पूरे दिन की कमी को पूरा किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर किसी मौके पर उनको ये लगे कि रोज़े को कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे शुगर बहुत हाई या बहुत लो हो, नंबर जितना भी हाई जितना भी लो हो वो बड़ा सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर उनको किसी मौके पर लग रहा है कि वो रोज़ा आप जारी नहीं रख सकते और अगर जारी रखा तो उनकी सेहत को कोई खतरा हो सकता है, तो उस खतरे को मोल ना लें, उस रोज़े को वहीं पे खत्म करके अपने मौलिज से अगले रोज़ों के लिए कुछ मशवरा कर लें। मशवरा कर दें। खास तौर पर मौलिज के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस चीज़ को हम लोग ख़राब होने से या बिगड़ने से बचा सके। मुझे मरीम आप बताइए कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इंसुलिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, शुगर लेवल आपकी डाउन ना हो जाए, तो इसमें क्या मुमकिन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो हमारा इंसुलिन लेवल है और जो शुगर लेवल है वो डाउन ना हो? सबसे पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना आपने वो दो जो है वो इकट्ठे नहीं लेने। जैसे कि आप अगर दाल ले रहे हैं तो उसके साथ आपने चावल नहीं लेने या रोटी नहीं लेनी, क्योंकि दोनों में कार्बोहाइड्रेट है तो आपका जो इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल है वो शूट कर सकता है। इसके अलावा आप फ्रूट ना लें डेयरी के साथ, डेयरी में जो है वो लैक्टोज होता है। कुछ लोग जो है वो स्मूदी बना लेते हैं या फिर जो सुबह लस्सियां भी पीते हैं लोग, दही भी खाते हैं, ये ठीक है उनके लिए? नहीं, लस्सी में एक तो चीनी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से हमारे यहाँ ये रवाज है कि हम व्हाइट चीनी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर चीज यहाँ पे रिफाइंड होती है। हम लोग जितना नेचर के करीब चले जाएंगे ना तो वो उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ट्रेंडिंग वे में चले गए हैं तो हर चीज़ जो है वो हमें रिफाइंड चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा रिफाइंड होगी वो चीज़ हमारे लिए आई थिंक ज़्यादा अच्छी है, सब यही समझते हैं। तो लोग जो हैं वो मिल्क शेक वगैरह बना के पी रहे होते हैं, तो मिल्क में जो है वो लैक्टोज होता है, वो भी एक शुगर है। अब फ्रूट में जो है वो फ्रुक्टोज होता है, वो भी एक शुगर है। जब आप उसको कंबाइन कर देंगे तो आपका शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और फिर जो मिल्क शेक है उसमें लोग 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच चीनी के भी डाल रहे होते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई करेगा ही। तो ये सारी चीजों का जरा ध्यान रखें। और जो है वो आप डेयरी ऐसे ही ले लें, आप योगर्ट ले लें, योगर्ट में जो है वो प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। रोजा खोलने के फौरन बाद जो है वो आप जो शरबत पी रहे होते हैं लोग, रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर वो दूसरे टाइप के जो शरबत होते हैं वो पी रहे होते हैं। और खास तौर पे जो दूध के अंदर वो स्प्राइट डाल के उसका दूध सोडा बना के पी रहे होते हैं, वो आपके लिए इतना ज्यादा जो है वो खतरनाक है। लेकिन लोगों को बहुत शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक है या बाकी लोगों के लिए? पूरों सबके लिए ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि दूध सोडा जो है वो आई थिंक आपको ठंडा कर देगा, गर्मियों के रोजे आ रहे हैं करता है जी। तो उससे क्या होता है कि आपकी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा पोरस हो जाती हैं, आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है आपको। लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं पता, इतना मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। तो इसी और लोग जो है वो दूध सोडा पी रहे होते हैं। तो मुझे डॉक्टर साहब आप बताइए कि शुगर की कौन सी ऐसी स्टेज है या मरीज हैं जिनको आप रोजा रखने से मना करते हैं, उनको नहीं रोजा रखना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक तो ये कि जैसे हमने कहा कि ज्यादातर लोग सेफली रोजा रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें
जिनको रोज़ा रखने से हम सिर्फ इसलिए उनको उनकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ें जज करके मना करेंगे कि ताकि उनकी सेहत के लिए रोज़े के रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। तो सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं। तो इनमें वो शुगर में मुबतला वो लोग शामिल हैं जिनको शुगर के आर्जे के साथ मिसाल के तौर पे गुर्दों का आर्जा लाहक है। ठीक है। उनके लिए तो रोज़े प्लीज सख्ती से मना है, क्योंकि जैसे पानी के बगैर पौधा जो है वो मुरझा जाता है, इसी तरह आपके गुर्दों को अगर पानी ना मिला तो वो मुरझा जाएंगे और तो वो एक सीरियस सिचुएशन है और वो आपके लिए खतरनाक चीज है। इसके अलावा वो शुगर में मतलब वो लोग जिनकी शुगर लेवल्स रमजान से पहले ही बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं, बहुत ही हाई जा रहे हैं, उनको रोजा रखने, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख ले, जी ये कह सकते हैं। तो अगर बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड हाई जा रहे हैं तो उनको रोजा रखने तो वैसे ही बहुत मुश्किल होगा और उनकी सेहत के लिए थोड़ा बहुत खतरनाक भी होगा। इसके अलावा वो शुगर के मरीज जो कि बड़ी कम तादाद में होते हैं, जिनकी शुगर बार बार लो हो रही है और उनको पता भी नहीं लग रहा लो हो रही है, और कई बार उनको इतनी लो शुगर पे जाके पता लगता है कि वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, उनकी तादाद बहुत ही कम होगी। लेकिन ये 2-3 वो कैटेगरीज हैं जिनको हम रोजे सख्ती से मना करते हैं कि आप लोग नहीं रखें ताकि आपकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब ना हो जाए। और डॉक्टर साहब, जो लोग इंसुलिन लेते हैं क्या वो भी रख सकते हैं रोजे, और उनकी टाइमिंग क्या होगी? जी बिल्कुल, इंसुलिन के साथ रोजे बड़े सेफली रखे जाते हैं, हम रखवाते भी हैं लोगों को। इसके बारे में बहुत सारी साइंटिफिक जो है इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, तहकीक भी मौजूद है। सिर्फ वही है कि रमजान से पहले अपने मॉलेज के साथ रब्ता करें, ताकि आपकी उसकी भी टाइमिंग चेंज हो जाए। एग्जैक्टली, ताकि हम बाकी चीजें आपकी असेस करके आपको आपकी इंसुलिन की टाइमिंग और उसकी जो डोज होगी उसको हम सेफली एडजस्ट कर देंगे अगेन, ताकि आप सेफली रोजे रख सकें। और इंसुलिन के साथ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बड़े सेफली रमजान गुजारते हैं। ठीक है, और हमारा भी यही मकसद है इस वक्त ये सेगमेंट करने का, ताकि कल से रमज़ान इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे और जो लोग हमें देख रहे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको पता चले कि वो किस तरह रोज़े रख सकते हैं और अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। मरियम, मुझे आप बताइए, जिस तरह आप बता रही थी कि इफ्तारी में लोग जो है ये मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, खाने में क्या खाना चाहिए? क्योंकि मशरूबात की तो बात हो गई है कि हम लोगों ने सोडा से जो परहेज करनी है, इस तरह की चीज़ों से परहेज करनी है, लेकिन खाने में कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? खाने में यही है कि जो चीज़ें जो रिफाइंड चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रिफाइंड चीज़ें हैं, जो कार्ब्स हैं रिफाइंड, या फिर जो हम, लेकिन इफ्तारी में तो बहुत कुछ बनता है मरियम, ऑयली चीज़ें भी बनती हैं, फ्राइड चीज़ें भी बनती हैं, देन दूध, वो सब चीज़ें, मतलब एक पूरा दस्तरखान सजा होता है। बस वही यहाँ पे रिवाज ही यही है कि पकोड़े, समोसे, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा इन है। हालांकि जब इफ्तार होता है उसके बाद हमें बहुत लाइट सा कुछ खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स खा लें आप, या फिर अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, जैसे कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, साथ में कोई भी वेजिटेबल्स ले लें, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वेजिटेबल से हमें एक प्रोटीन भी मिल रही होती है, अच्छे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हर चीज़ एक क्वांटिटी में मिल रही होती है हमें। लेकिन यहाँ पे है कि समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ इतनी, और वो भी जो बाहर का गंदा ऑयल होता है उसके अंदर अब पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने डाला होता है। तो खैर यही चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए आपको। इसके अलावा आप जो है वो लेमनेड से रोज़ा खोलें, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो रोटी खाएं, साथ में सालन ले लें, आधा कप जो है वो दही ले लें आप, अगर दही का दिल नहीं करा तो आप आधा कप दूध ले लें। इसके अलावा जो है हम सारे जितने भी हमारे कलर्स हैं ना फूड ग्रुप्स में, सारे थोड़े थोड़े ऐड करें आप, ठीक है। और स्नैक के तौर पे आप एप्पल ले लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, पोर्शंस में खाएं। लाइक पहले एक खजूर खा लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ने चले जाएं, फिर नमाज के बाद आके कुछ थोड़ा सा खाएं। यहाँ पर मरियम नमाज से पहले ही सब कुछ खत्म करके जाया जाता है, फिर जाके नमाज पढ़ी जाती है, तो आप कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो खजूर खा के नमाज पढ़ ले, क्योंकि पूरा दस्तरखान अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा खा लेते हैं, फिर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं, कौन कौन सी चीज से परहेज करनी है कि आपने सहरी में ये नहीं खाना, आपने इफ्तारी में ये नहीं खाना? देखिए, हमारी तो एडवाइस बड़ी सिंपल होती है, असूलों पे बेस्ड होती है। कोशिश हमारी ये होती है कि हम, क्योंकि देखिए रमजान बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, चाहे शुगर है या नहीं, वेट लूज करने के लिए। बाकी पूरा साल तो हमारे अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं, सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन और हमें पता है कि शुगर के जो मरीज हैं अगर वो थोड़ा सा भी वेट लॉस कर लें तो उनकी शुगर पे बहुत ही, शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। तो हमारी एडवाइस यही होती है कि इस मौके से फायदा उठाएं, अपनी जो खाने की इंटेक है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस से मुराद है कि अपनी सहरी और इफ्तारी को स्प्लिट करने की कोशिश करें, ताकि ये ना हो कि उसका जो सारा जो उसका हैवी जो सारा कुछ है, हैवी इंटेक है, वो सारी इफ्तार पे ना हो। कोशिश करें उसको सहरी और इफ्तारी में जितना बैलेंस हो सकता है वो करने की कोशिश करें। और जैसे मेरी डाइटिशियन कोलीग ने बताया कि जो ऑयली स्टफ है वो मना नहीं है, बट मिकदार भी इंपॉर्टेंट है। ओवर ईटिंग में ना करें,
हर चीज़ का एक बैलेंस रखें, थोड़ी बहुत मीठी चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज उसकी क्वांटिटीज़ में एक बैलेंस है, वो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। प्लस हम लोगों को ये भी इंकरेज करते हैं कि जो आपकी रूटीन की वॉक या एक्सरसाइज है उसको प्लीज रमजान में कंटिन्यू करने की कोशिश करें। मतलब इफ्तारी के बाद आप हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो शुगर के मरीज हैं? जी बिल्कुल, अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसकी दौरानिया शायद थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ जाए, मगर उसको छोड़े मत, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये साल का बेहतरीन मौका है अपनी हेल्थ को देखने का, अपना वेट थोड़ा सा लूज करने का। सो इस मौके से भरपूर फायदा उठाया जाए। एक तरफ तो डॉक्टर आतिफ, लोगों का जो मरीज है, शुगर के मरीज है, उनका तो वेट कम हो जाता है, वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन मरियम कुछ लोगों का वेट गेन भी हो जाता है। नहीं, अक्सर लोगों का ही होता है वेट गेन। वेट लॉस तो बहुत कम ही होता है, वेट गेन ज्यादा होता है, बिकॉज लोगों का मेंटालिटी ये है कि हमने सारा दिन 16-17 घंटे का रोजा रखना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो जो भी है ना सहरी में खा लो। एग्जैक्टली। और इफ्तारी में आपने फौरन से जो है ना इफ्तार का जो आप लोगों ने दस्तरखान सजाया ना, उसमें आपने हमला कर देना और जो भी आ रहा है हाथ में आप लोगों ने खाए जाना, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमारा ये जो मकसद था सेगमेंट करने का यही था कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने सहरी में क्या खाना है और इफ्तारी में क्या खाना है। तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर आतिफ मुनीर हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, और मरियम अजीज आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिल गई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इससे फायदा भी उठाएंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। बच्चे फूलों की मानिंद होते हैं और जिनसे घर का आंगन आबाद भी दिखाई देता है। ये बच्चे ही होते हैं जिनसे घर का गुलशन महका महका लगता है और उनकी खूबसूरत और दिलकश मुस्कुराहटें उनके कह के घर में खुशियां मजीद बिखेर देते हैं। बच्चे जितने अनमोल होते हैं, उनकी तरबियत करते वक्त भी उतनी ही एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों की तरबियत उनके मुस्तकबिल की सिमत का तयन करती है। बचपन की तरबियत का असर हमेशा इंसान की जिंदगी पर रहता है। आजकल के तेज और मॉडर्न माशरे में वालिदैन की मसरूफियात कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मुनासिब वक्त नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो मुआशी और समाजी परेशानियों की वजह से उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो बच्चों को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों में नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं और ये मसाइल बच्चों की पूरी जिंदगी को भी मुतासिर कर सकते हैं। उनकी कारकर्दगी, उनके समाजी रवैये, तालीमी मैदान में उनकी परफॉर्मेंस सब मुतासिर हो सकता है। बच्चों की तरबियत करते वक्त किन किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह जो बच्चे हैं आजकल के, उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं। तो एक शिकायत ये है कि जो ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर के जो बच्चे हैं बहुत ही तेज हैं और इनकी परवरिश करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये पहली जनरेशन से और बहुत ज्यादा मुख्तलिफ भी है, तो आप मुत्तफिक हैं इस चीज से? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है। वो इस तरह का होता है जैसे आप एक नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं जो कि ब्रांड न्यू है, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। वो थोड़ी सी फितरी जिबिलतों के साथ पैदा होता है। उसके बाद जो कुछ उसने आगे जिंदगी में करना है वो सारा का सारा हम उसको फीड करते हैं, और वो जो फीडिंग है उसका नाम तरबियत है। अनफॉर्चुनेटली हम दो चीजों को आपस में बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, ट्रेनिंग को और तरबियत को। देखिए, आप जंगल से एक जानवर पकड़ के लाए जो कि वहशी जानवर हो, जैसे रीछ हो, कोई चीता हो, आप उसको एक खास तरीके से तरबियत करके सिधा सकते हैं, सिधाना जिसे कहते हैं। लिहाजा आप चीते को एक स्टूल पर बैठना सिखा सकते हैं, एक तोते को तोप चलाना सिखा सकते हैं, एक बंदर को रस्सी पे चलना सिखा सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेमिंग, और आप ये कह लीजिए सिधाना। हमें ये गलत फहमी है कि बच्चों की जो तरबियत है वो सिधाना है, यानी उनको एक खास किस्म की चीजें याद करा दी जाएं, उनको एक खास तरीके से उठना बैठना सिखा दिया जाए, उनको खास कुछ चीजें उनकी मेमोरी में डाल दी जाएं। हमें लगता है कि इसका नाम तरबियत है, जबकि तरबियत का ये बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है। अगर आप किसी भी माँ बाप से पूछे ना कि भाई आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत कैसी हो, तो उसके जहन में ये होगा कि जब वो 3 साल का हो जाए तो वो ABC कहना शुरू कर दे,
अलिफ बा कहना शुरू कर दे, कुरान की आयतें याद करनी शुरू कर दें, दुआए कुनूत उसको याद हो जाए और फिर वो स्कूल में जाए और फर्स्ट आना शुरू हो जाए और फिर उसके बहुत ज्यादा नंबर आया करें, फिर नंबर बहुत ज्यादा आ जाए, फिर उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए, फिर उसको अच्छी जॉब मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली हम इसको तरबियत कहते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ टेमिंग है, ये ट्रेनिंग है खास सेगमेंट के लिए। तरबियत से मुराद ये है कि इस तरीके के हालात उस बच्चे के इर्द गिर्द पैदा किए जाएं कि उसके अंदर तीन चीजें बड़ी अहम डेवलप हो। नंबर 1 उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, नंबर 2 उसका करैक्टर डेवलप हो और नंबर 3 उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, यानी उसके अंदर छुपा हुआ जो जौहर है वो सामने आए, वो अपने आप को बहुत अच्छा समझे, कॉन्फिडेंट हो बिकॉज ऑफ द राइट रीजंस, और उसका किरदार डेवलप हो। किरदार से मुराद बिहेवियर नहीं होता, किरदार से मुराद ये नहीं है कि बच्चा जो है आपसे बात कैसे करता है, बच्चा जो है वो तमीज से उठता है, तमीज से बैठता है। करैक्टर का मतलब यह है कि उसके दिल की नीयत ठीक हो जाए, उसको नेकी से रगबत हो जाए। तो हमारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से हम टेमिंग को हम तरबियत समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चे अमूमन सर बड़ों को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब हम बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो क्या खुद की भी तरबियत करनी चाहिए, हमें खुद को भी तब्दील करने की जरूरत पड़ती है? देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना तो वो पहले से ही तरबियत याफ्ता होता है। तरबियत याफ्ता इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस बच्चे के अंदर इनोसेंस होती है, उस बच्चे के अंदर एक ऑलरेडी सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है। वो बच्चा बिल्कुल ओपन होता है, जो भी चीज उसको मिलती है वो उसको जैसी है वैसे एक्सेप्ट करता है, उसमें वो अपनी बायस नहीं ऐड करता, अपने ख्यालात की पोल्यूशन नहीं ऐड करता। तो अगर वो बच्चा, तरबियत के नाम पर हम असल में उसकी इनोसेंस को जाया कर रहे होते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को जाया कर रहे होते हैं, उसकी सच्चाई को झूठ में तब्दील कर रहे होते हैं। लिहाजा जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब बच्चों के ऊपर कोई खास किस्म का प्रोसेस करना नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट्स को एक खास किस्म की सोच डेवलप करनी होती है और एक खास किस्म का कंडक्ट डेवलप करना होता है। क्योंकि जैसे आप आई एम श्योर कि आप कुछ बेकिंग वगैरह करती होंगी और वो तमाम हमारी बच्चियां और बहनें जो देख रही हैं, जी जी। आपने देखा होगा कि अगर आपने केक बनाना है ना और आप चाहती हैं कि वो केक जो है वो हार्ट शेप्ड हो, तो वो सांचा, जिस सांचे से आपने केक बनाना है उसको एग्जैक्टली हार्ट शेप होना चाहिए। अगर वो सांचा हार्ट शेप नहीं होगा तो केक भी हार्ट शेप नहीं बनेगा। इसी तरीके से हमारे बच्चों की तरबियत के लिए सबसे अहम चीज पेरेंटिंग है, जिसका मतलब है वालिदैन की तरबियत। जब बच्चा ये कहता है, सो ये देखता है कि मेरे माँ बाप मुझे ये कहते हैं कि इस कंप्यूटर के दौर ने बच्चों को खराब कर दिया और ये सारा दिन गेम में खेलता रहता है, ये मुझसे ये मोबाइल लेना चाहते हैं, मगर अम्मी खुद सारा दिन मोबाइल क्यों नहीं छोड़ती, अब्बा जी सारा दिन मोबाइल से क्यों हाथ में पकड़ के रखते हैं। तो फिर वो जो कुछ हम कर रहे होते हैं, जो कुछ गिला कर रहे होते हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। जब बच्चा जो है वो ये सोचता है कि वो मेरे वालिद साहब जो चाहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ न लड़ूं, वो खुद मेरे चचा और फूफियों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों मुकदमे इन्होंने किए हुए हैं। तो जब बच्चे को माँ बाप एक प्रॉपर रोल मॉडलिंग प्रोवाइड नहीं करते तो बच्चों की ना सिर्फ तरबियत नहीं होती बल्कि उनकी बुरी तरबियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, रोल मॉडल बनाना पड़ता है और खुद को वो मॉडल बनाना पड़ता है। और सर कहा जाता है कि बच्चे जिस चीज से उनको मना करें उनमें वो तजस्सुस पैदा हो जाता है कि हमने वही काम करना है। तो क्या वो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया हुआ है जिसको हम लोगों को फिल करना है पेरेंट्स और बच्चों में, कि वो इतने कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो कि वो बच्चे को मना कर सके, उनको बता सके, समझा सके कि ये चीज क्यों हम आपको मना कर रहे हैं और बच्चे फिर उसकी वजह से मना हो भी जाए? देखो बेटा, इस सिलसिले में भी ना हमारे ज़हन में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ। हम कम्युनिकेशन को ये समझते हैं कि बच्चे को बुलाया जाए और बच्चे को समझाया जाए, उसको कहा जाए देखो तुम ये करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। और दूसरा, हम इस कम्युनिकेशन के नाम के ऊपर उसको अपनी मिसालें देते हैं। जब मैं छोटा था ना तो देखो मैं यूं किया करता था, जब तुम्हारे दादा मुझे यूं करते थे मैं यूं करता था, मैं एक साइकिल पे जाया करता था, इस तरह। और इस लंबी तकरीर का नाम हम समझते हैं कम्युनिकेशन। देखिए, ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक मोनोलॉग है और बच्चे जो हैं मोनोलॉग को कभी पसंद नहीं करते। जब खास तौर पर जब वो अपनी थोड़ी सी आइडेंटिटी तलाश कर रहे होते हैं, वो डिपेंडेंट फेज से इंडिपेंडेंट फेज में जा रहे हैं। देखिए, जब बच्चा जो ही पहला दिन पैदा होता है उसके बाद वो एक सफर पे रवाना हो जाता है और वो सफर ये है कि वो डिपेंडेंट फेज से इंडिपेंडेंट फेज में जाए। लिहाजा जब वो 2 साल का होगा तो कुछ अपने फैसले करना शुरू करेगा, बिल्कुल। फिर जब 4 साल का होगा तो कुछ और फैसले। उस वक्त अगर हम
कम्युनिकेशन को सिर्फ मोनोलॉग रखेंगे तो इसको बच्चा बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करेगा। असल कम्युनिकेशन है डायलॉग। डायलॉग का मतलब है कि पहले उसकी बात सुनी जाए। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात समझाने से ज्यादा दूसरे को समझना होता है। तो पेरेंट्स अगर बच्चे को समझेंगे, एक बच्चा रोज सुबह लेट उठता है, एक बच्चा झूठ बोलता है, एक बच्चा मुसलसल पता लगता है कि बटुए से पैसे चोरी कर लेता है। अच्छा, अब इसको मोनोलॉग से नहीं आप ठीक कर सकते। जितना आप उसके साथ मोनोलॉग करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको नजर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मैंने उस वक्त वीडियो कैमरे से देख लिया था तुम ये कर रहे थे, तो ये बच्चा और पक्का हो जाएगा झूठ बोलने में। अब वो नई टेक्निक्स देखेगा आपको धोखा देने के लिए। लिहाजा इसके लिए उसको समझाने की बजाय उसको समझना जरूरी है। ये क्या बात है कि वो सुबह लेट उठ रहा है, ये क्या बात है वो आपसे बात नहीं करना चाहता। इसको समझने के बाद हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। समझाने से आज तक कोई नहीं समझा, आगाह करने से किसी को आज तक आगाही हासिल नहीं हुई। बिल्कुल, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इसको हमने किस तरह फुलफिल करना है। और सर, एक और भी मसला है कि हम अक्सर बच्चों को खौफ या किसी चीज के लालच देकर किसी चीज पर या कोई काम पर आमादा करते हैं कि आपको ये इनाम मिलेगा या इसका खौफ है तो आप ये करोगे। तो क्या ये सारी जिंदगी उनमें एक खौफ या एक लालच पैदा नहीं हो जाएगा? फिर सारी जिंदगी के लिए वो इसी पर चल पड़ेंगे। जी, मैंने आपको शुरू में टेमिंग की बात की थी ना जी, तो आप आई एम श्योर कि आपको मालूम है और दोस्तों को मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेवलॉफ। तो पेवलॉफ जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी का बानी था, तो उसने यही किया था कि एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को कुछ खाने को देता था और साथ घंटी बजाता था, तो उसके मुंह में से राल टपकती थी। अच्छा। और वो मुसलसल यही करता था। फिर कुछ अर्से के बाद उसने ये किया कि कुत्ते को खाने को नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई तो उसके मुंह से राल टपक पड़ी, यानी जिसको हम कंडीशनिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। क्योंकि बच्चे उस कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने के साथ रिलेट कर लिया। जब हम अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में सजा या जजा इसको ही प्रिडोमिनेंट रखेंगे, यानी अगर तुमने ये अच्छा काम किया तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें टॉफियां लेके देंगे, ये किया तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, ये ना हुआ तो तुम्हें डंडा मारेंगे, तो बच्चे की कंडीशनिंग हो जाती है। लिहाजा वो अब उसके लिए काम करना अहम नहीं रहता, अवॉर्ड रहन रहता है। यानी जब उसको ये पता लगेगा कि इनाम देने पर मुझे ये काम करना है, तो मुझे बताइए जब वो एडल्ट होगा अगर कोई गलत काम पर उसको अवार्ड देना शुरू कर दे तो क्या वो नहीं करेगा? करेगा। तो जो ही वो, इसलिए कि अब उसकी रगबत काम से नहीं है, उसकी रगबत असल में रिवॉर्ड से है, इसी तरह पनिशमेंट से है। तो लिहाजा जब दुनिया के अंदर तो बाज़ औक़ात बहुत टफ हालात आएंगे, और जब आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, अगर उसके मुकाबले में आप पर टफ हालात आएंगे और आपने पहले उसको सजा से डर कर गलत काम से रोका हुआ है, तो उन टफ हालात में वो सही काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर हमने रिवॉर्ड से, और अगर रिवॉर्ड के जरिए उससे नेक काम करवाया है, तो अगर कोई बुरे काम के लिए रिवॉर्ड करेगा, कोई चोरी करने के लिए उसको पैसे देने को तैयार होगा तो वो चोरी कर देगा, कोई झूठ बोल, क्योंकि अब असल में उसकी रगबत काम से नहीं है, उसकी रगबत रिवॉर्ड या पनिशमेंट से है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में अहम बात यह है कि बच्चों को जरूर रिवॉर्ड देने चाहिए और बच्चों को थोड़ा सा सरजनिश का भी डर होना चाहिए, मगर उसको काम के साथ कपल ना करें। आप ये ना कहें कि तुम्हें इम्तिहान में फर्स्ट आए तो तुम्हें साइकिल दिला के देंगे। इम्तिहान में जब वो फर्स्ट आए तो उसको शुक्रिया अदा करें, उसको कहें बहुत तुमने मेरी तवक्कुआत पूरी की, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। और जब उस बच्चे को तवक्को ही ना हो उस वक्त उसको साइकिल लेके दे दें। और देखें, जब कोई बच्चा ये कहे ना आपको मुझे इस पर इनाम देना चाहिए, वो सबसे बुरा वक्त है उसको इनाम देने का। इनाम जरूर दें, मगर उसको उस वक्त दें जब वो काम के साथ कपल ना कर रहा हो, जब वो सोच भी ना रहा हो, उस वक्त साइकिल दिला दें। और दूसरा, सॉरी मैं बीच में आपकी मोबाइल वाली बात रह गई थी। देखिए, ये घर के अंदर एक डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। अगर आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल मोबाइल बहुत बुरा है, अगर ये बुरा है तो मैं आप मोबाइल से ही आपसे बात कर रहा हूं ना, आप भी तो उसी से कर रही हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। ये अब टेक्नोलॉजी को आप नहीं रद्द कर सकते, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन घर में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटा सा है तो वो हर डिसिप्लिन को मानने पे तैयार होगा। अगर घर में वालिद साहब जब तशरीफ लाएं तो उन्होंने घर के अंदर एक छोटी सी बास्केट बनाई हो और घर का एक रूल हो कि जब हम घर में आएंगे तो इस टेलीफोन को उस बास्केट में रख देंगे। जब ये उसूल हो कि घर के बेडरूम के अंदर चार्जर नहीं पड़ा होगा, चार्जर कहीं अलग और कमरे में लाउंज में पड़ा होगा,
बेडरूम में चार्जर नहीं होगा और घर के अंदर एक लाइन यानी लैंडलाइन हो और घर में आते ही सारे लोग मोबाइल को बंद कर दें, तो वो बच्चा जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का देख रहा है, तो वो घर का इसको एक नॉर्म समझेगा। वो समझेगा हमारे घर के अंदर मोबाइल आकर इस टोकरी में रख दिया जाता है। तो जब इस तरह का कोई डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। लेकिन सर आजकल हम नहीं देख रहे, ना रवैयों में इस तरह के डिसिप्लिन देख रहे हैं, ना ही घरों में डिसिप्लिन देख रहे हैं। कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अब जब खाने की टेबल पर भी लोग जाते हैं तो उनके हाथ में सेल फोन्स या गैजेट्स ही मौजूद होते हैं। तो किसका कसूर है? ये तो हमारा अपना कसूर है। बिल्कुल। अब एक शख्स कहता है भी मैं तो सिगरेट पीता हूं भाई, तो फिर सिगरेट पीते हैं तो उसके नुकसानात होंगे आपको। एक शख्स ये कहता है कि मेरी गाड़ी का पहिया पंक्चर है मगर उसके बावजूद मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो उसको नुकसान होगा। तो इसीलिए तो हम ये शोर मचाते हैं कि बच्चों की तरबियत, बच्चों के ऊपर जो डंडा उठाया हुआ है उसकी बजाय पेरेंट्स की तरबियत करने की जरूरत है। देखो बेटा, आप देखो पूरे दुनिया के अंदर यानी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की क्वालिटी का ताल्लुक इस बात से है कि जो उसमें से प्रोडक्ट बन के आ रही है वो ठीक है कि नहीं। फर्ज करें बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है और हर बिस्किट के अंदर एक मरी हुई मक्खी पड़ी होती है, तो उसकी क्या क्वालिटी हुई अगर वो गंदा है, फुरफुरा है। इसी तरीके से हम एज अ ह्यूमन, हमारी प्रोडक्ट हमारे बच्चे ही तो हैं जिन्होंने आगे नस्ल को चलाना है। तो जिस तरीके से एक फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम होता है, फैक्ट्री के अंदर चीजों में रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है, प्रोसेस कैसा हो रहा है, इसी तरीके से पूरे दुनिया में देख लीजिए, पाकिस्तान में बिलखुसूस बताइए कौन सा इदारा ऐसा है जहां पेरेंटिंग सिखाई जाती है? कहीं भी नहीं। कौन सा कैरिकुलम ऐसा है जिसमें पेरेंटिंग है? मुझे ये सारे चैनल्स वाले आप लोग बुलाते हैं ना जब, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आपके पास 24 घंटे का एयर टाइम है, 24 घंटे का एयर टाइम है, जिसके अंदर इश्तिहार भी आप चलाते हैं, सियासत भी चलाते हैं, खबरें भी चलाते हैं। 24 घंटे में से आप 1 घंटा पेरेंटिंग के लिए नहीं रख सकते। अब 1 घंटा रखें जो कि पेरेंट, और वो आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ रखें और उसमें पेरेंटिंग की स्किल सिखाइए। और जब आप, और ये इतनी देखें दुनिया में यानी किसी चीज का ताल्लुक जो है डिमांड एंड सप्लाई से होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदमाश से बदमाश आदमी भी होगा ना खुद, वो चाहेगा मेरे बच्चे नेक हों। बिल्कुल। यानी हर शख्स चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे तरबियत याफ्ता हों। तो तरबियत करने की तो मांग बहुत है, इसके बावजूद हमारी वो तमाम जिनकी आवाजें सुनी जा रही हैं उन सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और सर मुझे तरबियत की तो हम बात करें, मुझे बताइए तालीम और तरबियत का कितना गहरा ताल्लुक है? क्या ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं या एक ही सिक्के के 2 रुख हैं? देखिए, तालीम से मुराद अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है उसका नॉलेज, यानी ये बताइए कि अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है, न्यूटन के 3 कानून कौन से थे, आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो बताइए, ये बताइए कि 4 खुलफा राशिदीन कौन थे, उनका। अब ये जो है नॉलेज है जो कि मेमोरी बेस्ड है। ये तालीम का एक कंपोनेंट है। तालीम का दूसरा कंपोनेंट है स्किल, यानी आपको कुछ करना आ जाए। स्किल यानी फर्ज करें अगर आप डॉक्टर हैं तो ब्लड प्रेशर लेना आ जाए, डॉक्टर हैं तो उनको ऑपरेशन करना आ जाए, कोई आदमी बढ़ई है तो उसको लकड़ी का काम करना आ जाए। ये इनको बोलते हैं हार्ड स्किल। और कुछ होती है सॉफ्ट स्किल, यानी आपको गुस्से पे कंट्रोल आ जाए, यानी आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना आ जाए। तो ये दूसरा कंपोनेंट है स्किल्स। और तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तालीम याफ्ता आदमी का एटीट्यूड गैर तालीम याफ्ता के एटीट्यूड से मुख्तलिफ होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ये 3 चीजें तालीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो पहला कंपोनेंट है जिसका नाम है मेमोरी, उसी को ही तालीम समझा जाता है, जो कि एक बहुत, वो तो आप तोते को याद करा देंगे तो उसको याद हो जाएगा। तो तोते को याद कराने से तोता तालीम याफ्ता बन जाएगा? नहीं। ये तो किसी भी जानवर को आप, अच्छा इसी तरह एक स्किल सिखा दें, आपके हमने डॉक्टर बना दिया जी, और डॉक्टर ऑपरेशन कर लेता है, टीके लगा लेता है, तो ये तो आप तोप चलाना तोते को सिखा दें या आप बंदर को यानी रस्सी के ऊपर चलना सिखा दें। तो ये सिर्फ स्किल सिखा देना या सिर्फ चीजों को याद करा देना, इसका नाम तरबियत नहीं है। तरबियत का मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर अच्छाई की रग़बत डेवलप हो जाए, हमारी चॉइसेस बड़ी क्लियर हो जाएं। यानी जब मेरे सामने 4 काम हों तो मैं इतना समझदार हूं कि मैं उन 4 में से उस काम को चूज करूं जो काम मेरे फायदे में है, और उस काम को मैं चूज न करूं जिसका मुझे और पूरी सोसाइटी को नुकसान है। इसका नाम तरबियत है। और ये तरबियत करने के लिए ये फुल टाइम जॉब है। आप इस कॉर्पोरेट सोसाइटी में माँ भी सुबह 8 बजे चली जाती है और 4 बजे आती है, वालिद साहब भी चले जाते हैं, और तरबियत को हमने आउटसोर्स कर दिया है महंगे स्कूलों में। और जो टाइम हमने बच्चों को देना था उसके बदले में 2-2 लाख रुपए के उनको मोबाइल फोन ले दिए हैं, और जो खाना माँ ने बैठ के गोद में खिलाना था उसको हमने उसको क्रेडिट कार्ड देकर कह दिया कि भाई तुम ये वहां से मंगवा लिया करो।
ये जो तुम्हारी ऑनलाइन खाना मंगवा लिया करो। बिल्कुल, तो जब हम तरबियत को आउटसोर्स कर देंगे तो तरबियत की क्वालिटी तो वैसी होगी ना। तरबियत जैसे ना आपने घर बनाना है, अपने सामने खुद बैठ के एक एक ईंट रखें, सीमेंट को अपनी मर्जी से लगाएं। एक है कि आप घर को ठेके पे दे दें, जैसा बन गया वैसे बन गया। तो हमने बच्चों की तरबियत को ठेके पे दे दिया है, ठीक है, इसीलिए ये नतीजा निकल रहा है। बिल्कुल। और सर मुझे बताइए, आजकल के बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा करें, उनमें पुरएतमाद जो वो हो कि वो हर चीज या फैसला लेने में अपने आप को पहले रखे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 25 या 30 साल के भी लोग हो जाते हैं, लेकिन वो कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकते, माँ बाप की तरफ ही देखते हैं। देखिए बेटा, बात यह है कि आपने कोई इमारत देखी है ना, इमारत के नीचे बुनियाद के पत्थर होते हैं। जितनी इमारत ऊंची होना उतनी ही उसकी बुनियाद जमीन के अंदर होती है। अगर आपने बुनियाद के पत्थर टेढ़े रखे हुए हैं ना तो पूरी दीवार टेढ़ी होगी। ये जो आपने कहा है ना, बताएं कॉन्फिडेंस कैसे ठीक कर दें, ये एक छोटा सा सेगमेंट नहीं है। इसके लिए पूरी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था उस दिन से लेकर और कम से कम 7 साल और 10 साल की उम्र तक एक खास प्रोसेस, एक खास किस्म के उसको भट्टी में से गुजारना था, जिसके नतीजे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब ये, लेकिन आपके सवाल में मैं सिर्फ इतनी बात बताऊं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। हम ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि बच्चा बड़ा यानी मुंह फट है, सबके सामने बोल लेता है, जो उसे कहें तकरीर करो तकरीर कर लेता है, डिबेट, इसका नाम कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस की गलत डेफिनेशन है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि एक बच्चा अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को और खूबियों को पहचानता है, और जिन खूबियों को वो पहचानता है वो करेक्ट खूबियां हैं। यानी वो खूबी ये नहीं है कि मेरे अब्बा की बड़ी कार है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, और मेरे पास तो मोबाइल है मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो इस बात पर अपनी खूबियों को पहचानता है जो कि सही रीजन हैं। यानी ठीक है जी, बच्चों की तरबियत करते हुए बहुत सारे उमूर का ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ नाजरीन के आप लोगों को भी पसंद आया होगा जो डॉक्टर साहब ने हमें टिप्स बताई हैं कि किस तरह हम तरबियत कर सकते हैं बच्चों का। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात कर लेते हैं मोदी वायरस के हवाले से, जिसने हमारी जिंदगियां अजीरन बना रखी हैं। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर आपको पता है कि संगीन होती जा रही है। गुज़श्ता रोज हलाकतों की तादाद 114 तक पहुंच गई है, जो गुज़श्ता बरस जून के बाद सबसे ज्यादा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। मुस्बत केसेस की शरह 19% पर पहुंच गई है। शहर में हर 1 घंटे के बाद एक मरीज दम तोड़ने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1408 मजीद अफराद में मूजी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भी इस वक्त भर चुके हैं, और हालिया सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दी गई, जिसे हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया है। एक जानिब केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और दूसरी जानिब हुकूमत लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निजामी हैं, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है हॉटस्पॉट बन रहा है कोरोना केसेस का, हुकूमत जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं आ रही। अवाम को अगर देखा जाए तो उनका रवैया चेंज नहीं हो रहा, वो लापरवाही उसी तरह बरत रही है। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करें, क्या करना चाहिए फिर? शुक्रिया। देखें आप, 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए हमें उनका अहाता कर लेना चाहिए। एक चीज़ ये कि अवामी समाजी हमारे रवैये, ठीक है, अब ये जैसे हम आओ बोगालू किस्म के हैं वो हम हैं जी, उसको हम कतई तौर पे नहीं बदल सकते या हम नहीं बदलना चाहते, व्हाट्सएवर द केसेस। दूसरी चीज़ है हमारे पास हुकूमत। अब हुकूमत को क्या करना है, लोगों को मजबूर करना है उन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताकि इस वबा से बचे। अभी हम खबरें देखते हैं, जैसा कि अभी भी फरमा रही थी कि हमारे DC साहब ने और जो हमारी कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि देयर शुड बी अ लॉकडाउन। एग्जैक्टली। अब फैसला अगर साइंसी फैसला हुकूमत ने, जो सियासी हजरात हैं, जो हमारे उन लोगों ने करना है, तो कहाँ की हुकूमत और कहाँ की ये सारी वबा
मैं देख रहा था कि 100 वेंटिलेटर्स और लेके आ गए, 1000 वेंटिलेटर्स भी लेके आ जाएंगे तो मर्ज तो नहीं हो जाएगी। वो भी भर जाएंगे। हमेशा एक मोटी सी एक साइंस है कि दी प्रिवेंशन, कि जो वबा फैली है जब तक आप उसके लिए प्रिवेंशन का काम नहीं करोगे आप उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। ठीक है। हुकूमत के लिए पहली वेव मतलब एवरीबॉडी हैज विटनेस कि अभी तक यही होता है जी। अब गलत फहमी लोगों में जब डाल दी गई है जी, हमने लॉकडाउन की ऐसी किस्म इजाद की कि दुनिया ने हमसे सीखना शुरू कर दिया। ठीक है। अब गलत फहमी का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा। अब उसी की कंटिन्यूटी करते हुए अगर आप उसी को ही आएंगे कि जी वी विल पुट एन स्मॉल लॉकडाउन, वी विल पुट ऑन माइक्रो लॉकडाउन और हम लोगों को पाबंद करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि जब हुकूमत और हुकूमत के अकाबरीन आके मतलब अपील करते हैं कि हम अवाम से ये अपील मेरा काम है, आपका काम है, मसाजिद का काम है कि हम लोगों से अपीलें करें। हुकूमत का काम तो है फैसले करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना। जब तक हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करवाती दैट मीन इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या गवर्नमेंट सोच रही है अभी तक कि गवर्नमेंट का एक मेजर सेगमेंट जो काम ही सिर्फ कोरोना की खातिर कर रहा है और वो बात कर रहा है अल्टीमेटली ये वो बातें जो कि मतलब आपको इस चीज की शाहिद है कि हम लोग एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैं एज अ संबल सोशल वर्कर जो साइंटिस्ट कहते हैं, जो दुनिया ने एक चीज के ऊपर है, दुनिया ने इसके साथ ये सीखा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है और वो है प्रिवेंशन। जब तक आप इसकी प्रिवेंशन की तरफ नहीं आएंगे, एसओपीज की हम जितना मर्जी कहते रहें कि एसओ, लेकिन जब इट इज ऑन अ हाई लेवल, जब ये हाइप के ऊपर आ गई है तो इस चेन को तोड़ने की खातिर मुनीबा इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि दैट कंट्री हैज टू गो फॉर द कंप्लीट लॉकडाउन। जब तक ये नहीं करेंगे ये मतलब इनका वही हाल होगा कि मतलब नुकसान भी करवा लेंगे और उसके बाद फिर वो चीजें करेंगे उसके साथ आने। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिस हम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हुकूमत की भी ये बात दुरुस्त है कि हमारे अवामी समाजी रवैये उनके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए। लेकिन अब हम जिस नहज के ऊपर आगे हैं, अब खुदारा ये चीजें पूरा नहीं, ये तो कर दिया हमने मसाजिद में जी हम 6-6 फुट के ऊपर नमाज पढ़े, लेकिन ये मार्केटों वालों को कौन रोकेगा? मार्केट में तो उसी तरह जमे मार्केट मतलब मंडी भी आपने खोल दी, फिर आप चले, ये तो वो है ना जी, हम समझते हैं कि जी लोग हैं जो भी आप अच्छा या बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत कंट्रोल्ड है, यूटिलिटी स्टोर्स पे ऊपर जाके देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर जब मौजूदा एसओपीज ही काम नहीं आ रहे हो नहीं सकते, हम लोग इस पे काबू पा सकते हैं? हमारे लिए अभी कल मतलब आपको मुबारक हो और सब दोस्तों को मुबारक हो कि रमजान मुबारक का पहला दिन है और रमजान शरीफ में अभी मतलब देखेंगे तो मुर्गियों की कीमतें सरकार ने 30-40 रुपए और बढ़ा दी है, पता नहीं 300 या कितनी कर छोड़ी है, 335 आज का रेट है। हमारे करने की खातिर जो है कि अगर अवामुन नास, अगर हुकूमत उन मुर्गी को कंट्रोल नहीं कर सकती तो कोरोना तो आप फिर मतलब ये जो मौजूदा एसओपीज हैं ये काम नहीं आ रहे, आपके सामने है, आपके सामने लॉकडाउन कर देना चाहिए। 19-20% किसी भी पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये है कि आप लोग बियॉन्ड द क्राइसिस चले गए हो भाई। 5-6% के ऊपर दुनिया मतलब पनप जाती है कि उसके साथ क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम 19-20% के ऊपर लाहौर खड़ा, पहले 21% पे था, अभी 19-20% के ऊपर पॉजिटिविटी है और डेथ टोल आप जैसा बता रही हैं कि मतलब अभी आया है लाहौर के अंदर, मतलब एक घंटे में एक जो मरीज है वो दम तोड़ रहा है। और ये तो वो हैं जो अभी तक हमारे पास रिपोर्टेड है। एग्जैक्टली। और व्हाट इज नॉट बीन रिपोर्टेड, और कितने मरीज हैं जो कि घरों के ऊपर अब इलाज करवा रहे हैं, बेतहाशा, ये लाखों के अंदर तादाद है, अब हजारों में नहीं है। और सर जिस तरह कल से रमजान शरीफ भी शुरू हो रहा है और आपको पता है लोगों ने बाजार में जाके तैयारियां भी करनी है, ग्रोसरी भी करनी है, देन मसाजिद में तरावी के लिए भी जाना है, तो क्या ये बढ़ जाएगा कोरोना? आपको लगता है इसका फैलाव? देखिए अभी तो बस मतलब ये कहते हुए डर लगता है, खौफ लगता है, चूंकि ऐसे मुबारक महीने से पहले इस किस्म की ये बातें करना। लेकिन एक चीज हमें जरूर रखनी चाहिए और मैं ये जरूर आपके वसातत से ये शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने देखे खाना खुदा के अंदर जाके उन्होंने पाबंदी लगाई, बिल्कुल ऐसे ही है, मस्जिद नबवी के अंदर उन्होंने लिमिटेशंस कर ली, जब वहां जिनकी तरफ हम सजदे करके मतलब सारी चीज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट द साइंस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन माय कंट्री, इन माय प्लेस। अभी आप दिखा रही थी कि जलियांवाला बाग के खातिर आके मतलब सैल्यूट टू दोस्त के जो मतलब फ्रीडम, एक ये शऊर की बात है, एक शऊर है जिन लोगों ने शऊर के तहत अपनी जान दे दी और हम बेशऊरी के अंदर जान देने में अपनी फख्र महसूस कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर जो किसानों की तहरीक है, इट इज कंटिन्यूटी ऑफ ऑल दैट जलियांवाला बाग, उस जलियांवाला बाग की कंटिन्यूटी के अंदर, एंड व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट इज द शऊर,
जब तक शऊर, हमारे समाजी शऊर, अवामी शऊर के अंदर ये बात नहीं आएगी, और इस समाजी शऊर को जिसने नाफिज करना है, नफूज जिसने करना है, दैट इज द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। स्टेट अब नजर नहीं आ रहा कि स्टेट कहां पे खड़ी है, क्योंकि एक साहब ने कह दिया कि जी हमारी मईशत खराब हो जाएगी, लिहाजा हमने तो लॉकडाउन, मतलब जैसे जिद नहीं होती, जिद्दी बच्चे की कहनी मैं तो खब्बे आती चलना है, मैंने चूंकि सौ खा लिया, नाउ आई हैव टू गो ऑन दैट। ठीक है। तो ये अगर हुकूमती रवैये ऐसे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये वेरी अनफॉर्चुनेटली अभी एग्जॉस्ट हो गए हैं सारे। 120 डॉक्टर सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्ट हुए हैं। जब यही रेशो चलती रहेगी, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, 100 वेंटिलेटर ले लीजिए जिनमें से 50 लाहौर को दे दिए, 50 पूरे पंजाब के अंदर दे छोड़ेंगे। जब हमारे जो मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड, वो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चोक हो रहे हैं, हमारे बेड्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, बेड्स पूरे नहीं हो पा रहे, फिर कोई फैसला हुकूमत नहीं करती। हमने इनको तजवीज़ दी हुकूमत को कि हजूर इस वक्त लाहौर के अंदर 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है, इनकी बड़ी मेहरबानी, हमने जी चीखे चिल्लाए कि भाई कोई हेल्थ इमरजेंसी लगाओ, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी है तो उसके कोई ना कोई तकाजे तो होंगे कि हेल्थ इमरजेंसी में करना क्या है। अगर फिर हेल्थ इमरजेंसी के अंदर हमने फिर दुआएं देनी है और फिर इन लोगों से अपीलें करनी है, तो व्हाट इज द हेल्थ इमरजेंसी? इमरजेंसी मीन बाय कि हमें इन्फोर्स करें कि मैंने गाड़ी में कितने लोगों ने बैठना है, हमने गाड़ी में कैसे मास्क लगाने हैं, शहर के अंदर घूमना फिरना है तो कैसे घूमना मतलब फिरना है। जो पहली लहर में सारी चीजें की गई थी वही करना चाहिए। एक और चीज जी बिल्कुल, और आप पहली लहर को जरा देखें जी कि कैसे कॉर्डन ऑफ किया उन्होंने। एग्जैक्टली। और दैट वाज द इम्पैक्ट के लोगों ने भी लिया। मैं उनमें से नहीं हूं जो समझता है जी लोग ही ऐसे हैं, जी हम हैं, तो भाई फिर तुम भी घर बैठो, फिर आप इधर करने के लिए क्या करने के लिए जा रही है। अब पहली के अंदर जब शहर बंद किए तो लोगों ने समझा कि वाकयातन कोई ना कोई परेशानी। एग्जैक्टली। और लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जी, ये मुआशरा वैसे ही बिहेव करे। आई स्टैंड बाय द पुअर पीपल। मैं उनमें से हूँ जो कि समझता हूँ कि अवाम बेचारे मासूम हैं, लोग घरों में रहें, रोजे रखें, आराम करें, और ये जो कोरोना की वबा हमें लेके इस वक्त फैली हुई है उससे बचने की खातिर ताकि चीजें होती हैं। ठीक है जी, डाइट भी आपने ठीक रखनी है, लेकिन कोरोना में आपने SOPs का भी खास तौर पर ख्याल रखना है। डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब मुझे आपने इजाजत देनी है, अल्लाह हाफिज।